तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन, एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड भी हो सकता है, लेक्चर नंबर थर्ड भी हो सकता है। इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते, हम लोग पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, अभी हम लोग सीखते हैं थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस हम लोग नॉर्मली ऑर्बिटल डायग्राम बस ऐसे बोर्ड लेवल से थोड़ा सीख लेते हैं, बस बोर्ड लेवल से। ठीक है, देख लेते हैं सही आ रहा बेटा। तो ऑर्बिटल डायग्राम, जैसे सपोज कर लो हमको दिया गया CH4, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ठीक है, बोर्ड लेवल से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे करना है, कार्बन 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ये तो ग्राउंड स्टेट की बात आती है, पर हम ग्राउंड स्टेट पे काम ही नहीं करते, हम लोग काम करते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट पे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा, 2px1 2py1 2pz1। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब CH4 में हमारे पास 4 H हैं, तो हाइड्रोजन का एक H यहाँ पे 1s1, एक यहाँ पे 1s1 1s1 और 1s1। जो चारों हाइड्रोजन हैं उनके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये चारों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और हमको पता है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रहते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, उसका एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। तो ये हमारे पास किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हैं, कार्बन के तैयार है बेटा। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो ये छोटा सा जो S है, ये S ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, सेंटर में कार्बन है जिसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बाकी ये हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्या बन जाएगा बेटा, ये ओवरलैपिंग सपोज कर लो हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन हो जाएगा, मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, किस तरीके से बनाता है बेटा, तो आसान है बिल्कुल, नॉर्मली हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो इथेन का आ गया C2H6 का, तो C2H6 का कैसे बनाएंगे, C पहले तो हम लोग बॉन्ड से बना सकते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा एकदम। तो हम लोग देखते हैं C और यहाँ पर H और H रहने वाला है, यहाँ भी H और H, ये तो हम लोगों को आता ही बनाना बेटा। तो जैसे बनाएंगे तो C सिंगल बॉन्ड है, तो एक हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं, अच्छा दिखे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास ये हो जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो जाएगा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। इसी टाइप से इस कार्बन के अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 3 और एक 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सभी के साथ क्या बेटा, H हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से ये सारे क्या बेटा, H जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, H के साथ इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एथिलीन की, C2H4 की, तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं, CH। ठीक है, तो पाई बॉन्ड, अब यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का sp2 है। sp2 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, वो हाइब्रिड भी नहीं होता है, पूरा प्योर p ऑर्बिटल रहेगा, और क्या करेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, एक सिग्मा यहाँ पर, जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो ये तो हमारे पास ये रहा। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन के पास भी
हमारे पास ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बेटा। अब एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, पहले मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ एच। ये हाइड्रोजन एटम का बेटा हमारे पास ऑर्बिटल है एच एच और एच, ठीक है। और हमारे पास ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, ये क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है तो ये प्योर परपेंडिकुलर इस प्लेन के, जो ये हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये अगर ऐसे हैं तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये पी ऑर्बिटल होगा बेटा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ये पी ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे भी हमारे पास एक पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। sp2 है तो एक पी ऑर्बिटल बचा रहेगा। वो पी ऑर्बिटल जो यहाँ पे इसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेटा है, तो वो क्या करेंगे बेटा, ये आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे। और ये ओवरलैपिंग कैसी होगी बेटा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी हमारा ऑर्बिटल डायग्राम है, किसका बेटा है, एथिलीन का ऑर्बिटल डायग्राम है। आसान है, ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और चलो करता हूँ, आप भी ट्राई करिए। जैसे मैंने सपोज़ कर लो, हटाएं इसको बेटा, जैसे मैंने सपोज़ कर लो ले लिया C2H2 एसिटिलीन का ले लिया। तो अगर एसिटिलीन की बात करते हैं तो एसिटिलीन का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, तो पहले हम लोग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, C बॉन्ड H बना लिया। हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp है, इसका भी sp है। sp का मतलब अब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है उसके पास एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये 2 हाइब्रिड। हमें पता है कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा वेस्पर थ्योरी से पता है कि वो लीनियर शेप में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस कार्बन का भी रहेगा, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके पास एक H यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक H ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास कितने पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 2 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो प्योर पी ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो जो प्योर पी ऑर्बिटल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा, और एक पी ऑर्बिटल थोड़ा सा सही बना लें ताकि स्ट्रक्चर बढ़िया से दिखे, और एक पी ऑर्बिटल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके पास 2 पी ऑर्बिटल होंगे, एक ये पी ऑर्बिटल हो जाएगा और एक ये पी ऑर्बिटल हो जाएगा। ये दोनों पी ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बट 2 जो पाई बॉन्ड हैं वो कैसे बने होंगे बेटा, इसका जो बॉन्डिंग है या साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसका इसके साथ हुआ होगा बेटा और इसका इसके साथ हुआ होगा, ये, ठीक है ना। और जो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल हैं, परपेंडिकुलर तो समझते हैं ना बेटा, एक एक्स एक्सिस पे जा रहा होगा, एक बाई एक्सिस पे आ रहा होगा, ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और एक हमारे पास ऐसे होता है, ऐसे तो होता है ना, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे होता है। जेड एक्सिस तो हमारा कैसे आएगा बेटा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। जस्ट अ सिंगल मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे ऐसे तो जाएगा ना, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और इसका जेड एक्सेस हो गया, ठीक है। ऐसे ये हमारा क्या हो गया, इसका जेड एक्सेस हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये किसका ऑर्बिटल डायग्राम बन गया बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये बेटा पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये एसिटिलीन का क्या था, हाइब्रिड जो है ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, जैसे सपोज कर लो हमको दिया गया है CHCl3, इसको हम लोग नॉर्मली ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म कहते हैं, अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पर फिर से C एक कार्बन है, उसके साथ एक H जुड़ा हुआ है और उसके साथ 3 Cl जुड़े हैं। तो अगर हम क्लोरीन के, हाइड्रोजन से तो हमें क्लियर ही है, अगर हम क्लोरीन से जाते हैं तो क्लोरीन का 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा वो 3p ऑर्बिटल का करेगा, p ऑर्बिटल का करेगा। तो अगर इसके ऑर्बिटल का हम जो है ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो
कार्बन का तो फिर से वही हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है 4। तो एक हमारे पास यहाँ पर क्या है H और 3 क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो हाइब्रिड नहीं होगा, वो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया, किसका ऑर्बिटल डायग्राम है ये है हमारा CH_Cl3 का, ठीक है, CH_Cl3 का ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल डायग्राम का कॉन्सेप्ट था, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ऐसे ही बोर्ड लेवल से बुक्स में बने रहते हैं। तो आपको फील लाने के लिए हमने बता दिया कि किस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं बेटा। तो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फॉर्मल चार्ज। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब फॉर्मल चार्ज की, ठीक है। फॉर्मल चार्ज केमिकल रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये बताता है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। तो रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ये बताता है। तो इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का नॉर्मली जो फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूले का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस ऐसे बता दे रहे हैं। बी मतलब बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी एलिमेंट के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस उसका जो भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो या फिर लोन पेयर हो। तो ये हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो उसके बैलेंस सेल में होंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोल सकते हैं इसको, आर करके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और माइनस हाफ एस जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर इलेक्ट्रॉन बेटा, शेयर इलेक्ट्रॉन हाफ क्यों होंगे, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। शेयर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना। तो हम लोग फार्मूले वाइज नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा मेथड निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो पहले थोड़ा फॉर्मल चार्ज का थ्योरी लिख देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर्मल चार्ज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो फॉर्मल चार्ज के बारे में हम देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। व्हेन वी राइट लुईस स्ट्रक्चर it is often helpful for understanding properties and reactivity to assign unit positive or negative charge called formal charge। कोई भी हम लोग जो लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करने पर हम लोग देखो नॉर्मल सा जानते हैं कि हर एक एलिमेंट के बैलेंस सेल में कुछ फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उस बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में सपोज कर लो जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 5 हैं। तो अगर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, अगर बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो, कम हो जाए, तो उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब उसने कुछ लूज किए होंगे। लूज करने पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है, लूज। तो अगर किसी के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम लोग पॉजिटिव यूनिट फॉर्मल चार्ज बोलते हैं बेटा। और अगर कोई किसी के जो बैलेंस सेल हैं में इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस पर -1 यूनिट का नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में यही हम लोग बोलते हैं कि जो भी उसके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन कम है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज, और अगर ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज। बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन बस यही है। बाकी हम लोग निकालने के लिए तो फार्मूले का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल फार्मूला हमने आपको बता ही दिया था क्या होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, द अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल द फॉर्मल चार्ज इक्वल द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स आर आयन। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, उसमें जो भी चार्ज है, अगर -1 चार्ज है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो जो हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वो क्या निकलेगा, टोटल उसी चार्ज के इक्वल आएगा, मतलब कोई डिफरेंस होने वाला उसमें नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं फॉर्मल चार्ज
जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास 0 फॉर्मल चार्ज है, जिनका फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज है बेटा, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है। तो अब 0 किसका होगा, जैसे सपोज कर लो मैंने बोरान ले लिया, तो बोरान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3, ठीक है ना। सभी को पता बोरान 5 होता है, 2,5 करें 2,3 करेंगे तो इसके आउटर सेल में 3। तो इसके पास हम इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें बेटा उसका खुद का इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है, शेयर के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसके पास अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 3 हो जाएंगे, और हम जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो भी कितने बेटा, 3 है, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो इसके पास बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से अगर हम कंपैरिजन कराते हैं तो ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हुए ना कम हुए हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं कार्बन की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो कार्बन का 6 होता है, 2,4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे बेटा। अगर शेयर जो हम यहाँ पर शेयरिंग हुई है उसके हिसाब से देखते हैं, तो शेयरिंग के हिसाब से क्या दिख रहा है बेटा, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इस केस में हम लोग देख सकते हैं, इस केस में भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। हम लोग इस केस में भी देख सकते हैं, इस केस में भी फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग नाइट्रोजन का देख सकते हैं इस केस में, तो नाइट्रोजन का यहाँ भी फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। कर सकते हैं ना, आराम से देख सकते हैं बिल्कुल आराम से कि नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और यहाँ भी 2 3 4 5, ठीक है। बॉन्ड का जो सेल इलेक्ट्रॉन है वो एक ही काउंट करना है बेटा। तो बैलेंस के इलेक्ट्रॉन और सेल इलेक्ट्रॉन टोटल क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन ने यहाँ पर ले लिया इस टाइप से, तभी फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तब भी फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा, 0 है, या ऐसे बना लिया तब भी फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा, 0 है। तो ये केसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस केसेस में ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन इनके आउटर सेल से कम हो रहे हैं, ठीक है, आउटर सेल पे डिपेंड करता है। जैसे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज की बात हम लोग करते हैं कि पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज कैसे आता है। जैसे मैंने ले लिया, सपोज कर लो HO, ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लिया H, और यहाँ पे कर लिया बेटा ये रहा लोन पेयर। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके पास, तो आप देखेंगे इसके पास बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6, तो आउटर सेल में कितने होंगे बेटा, 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। बट शेयर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, या फिर अभी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2, ठीक है, 3 4 और 1 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन निकले हुए। तो बैलेंस सेल में 6 थे, अभी प्रेजेंट टाइम में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों का बेटा कमी आ रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी आ रहा है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमने बताया अगर कम है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, फॉर्मल चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बैलेंस सेल से देखते हैं, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देख लो, फिर देख लो उसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आयन या मॉलिक्यूल्स दिया गया है उसके पास सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, हम लोग इसको बोल सकते हैं सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर कम है तो पॉजिटिव चार्ज बेटा, ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बेटा, नेगेटिव चार्ज जैसे आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, सपोज कर लो B, और यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो अभी हम बात करते हैं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 3। अभी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 और एक ही वाला एक्स्ट्रा वाला बेटा, तो 4 हो जाएंगे। तो 4 अगर हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। तो अगर एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका 1 यूनिट निगेटिव फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। मैं छोटे कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये दिया, तो आपको बताना है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है फॉर्मल चार्ज या नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। बताइए जल्दी से, इस पर फॉर्मल चार्ज क्या है नाइट्रोजन पर, ठीक है, करके बताइए बेटा जल्दी से। तो आराम से देखेंगे तो इसके पास 1 2 3 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, नाइट्रोजन का 7 2 5। अगर सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 4, तो कम है।
कम है तो क्या आएगा आंसर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर कम होते हैं, जैसे सपोज कर लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये है हमारे पास में, ठीक है, आपको बताना है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो कर सकते हैं बेटा, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं बेटा 6, जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है उनको देखते हैं, ठीक है, इसको एस को हम लोग सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पर 1, एक बॉन्ड का एक ही काउंट करना बेटा 3 और एक लोन पेयर दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 कितने बेटा 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। तो इसके पास तो बेटा कमी है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा बेटा फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, काफ़ी ज़्यादा आसान है फॉर्मल चार्ज निकालना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल कर लें क्या, नेगेटिव वाला। जो सपोज चलो अच्छा ये दिया गया हमको सी, यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है और ये दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो कैसे करेंगे बेटा, इसका देख लेते हैं हम लोग। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता ही है कितना है बेटा 6। अब सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन देख लो। तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखते हैं तो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5 सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कार्बन के, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये फॉर्मल चार्ज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल चार्ज फाइंड करना आसान होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं फॉर्मल चार्ज के और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज को फाइंड करने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो यहाँ पर जो सर्किल के अंदर एटम दिखाई दे रहे हैं उनका हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। तो ठीक है, आप स्टार्ट करें और बेटा निकाल के देखें फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, करिए जल्दी से। चलिए ठीक है, हो गया, देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है बेटा, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर सेल में कितने होते हैं बेटा, बैलेंस सेल में 5, तो कम है तो बेटा 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं बेटा 6, 2 यहाँ पर कितने हैं बेटा, तो एक इधर से मिल जाएगा इस बॉन्ड से, बाकी इसके पास लोन पेयर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसके खुद के एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन किया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बैलेंस सेल में होते कितने बेटा 6 होते हैं, अभी इसके पास हैं कितने 7, तो एक ज़्यादा है, ज़्यादा होने पर क्या होता है बेटा -1 यूनिट चार्ज हो जाता है, ठीक है, -1 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 4 5, ठीक है, एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 होते हैं। तो अगर बैलेंस सेल की बात करते हैं उसमें भी 5 और जो सराउंडिंग बॉन्ड बने हुए हैं उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0। अगर इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा 0 होगा, क्योंकि जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है और जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है अगर उनको काउंट करेंगे तो वो भी 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इसका भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है या ये डाउट हुआ। यहाँ पर देखते हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर सेल में 5 होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और कोई कम भी नहीं है, बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही है। तो फॉर्मल चार्ज तुरंत कितना हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। जैसे इसकी बात करते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक इस बॉन्ड का 7, एक ज़्यादा है, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, -1 यूनिट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 और होते कितने बेटा 5, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा कम है, अगर कम है बैलेंस सेल से तो क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, बैलेंस सेल से ही देखकर करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 1 2 3 5 होते कितने बेटा आउटर सेल में 6 है, कितने 5, कम है तो तुरंत कौन सा चार्ज बेटा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बात करते हैं तो फिर से वही क्या आ जाएगा बेटा, खट से बता सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा बेटा फॉर्मल चार्ज इसका अभी क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो -1 चार्ज। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स इलेक्ट्रॉन है 3 2 5, तो फॉर्मल चार्ज जब बैलेंस सेल के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा सही से बना लें, पहले तो बनाया होगा आपने। तो कितने हैं बेटा 1 2 3,
तो बैलेंस सेल में कितने होते हैं बेटा 4, यहाँ पर 3 है, कम है तो क्या हो जाएगा फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखें तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है 5 होते हैं 4 हैं, तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज जो आएगा यहाँ पर 1 2 3 और 1 लोन पेयर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 2 5 एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम है तो क्या हो जाएगा बेटा 1 पॉजिटिव चार्ज। इसकी बात करते हैं तो 1 2 1 2 यहाँ पर 6 है, तो इसका क्या फॉर्मल चार्ज आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस सेल के बराबर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ना तो कम इलेक्ट्रॉन है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेटा। इसकी बात करते हैं तो इसके पास भी फॉर्मल चार्ज क्या आएगा 0, क्योंकि बैलेंस सेल के बराबर इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखेंगे तो सराउंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक कम है तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, काफ़ी आसान रहता है क्लासिफिकेशन, और हम लोग इसको आराम से डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक हमारे पास होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और एक हमारे पास होता है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। एक हमारे पास क्या होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा हमारे पास कैसा होता है बेटा क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक, और इसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन वो होते हैं जिसमें चेन ओपन रहती है, लाइक दैट, जैसे हमने ये लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये क्या है एक ओपन चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड है। और साइक्लिक जिसमें कार्बन एटम या दूसरे एटम के साथ जुड़कर क्या हो जाए एक रिंग फॉर्म हो जाए। एक रिंग मतलब सभी क्या हो एक साइकिल में जुड़ जाए, उसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कंपाउंड्स को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है। ये हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे जब आएगा हमारा थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको हम लोग कहते हैं, एक तो बोलते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, एंड दूसरा हमारे पास होता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उसमें हमने Cl जोड़ दिया तो वो क्या होते हैं हेलो कंपाउंड्स हो जाते हैं, OH जोड़ देते हैं तो एल्कोहल होते हैं। ये डिपेंड करता है जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप सीख चुके तो इनका तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग जैसे ग्रुप चेंज करते हैं वैसे वैसे कंपाउंड चेंज होते चले जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसको जो है हाइड्रोकार्बन को ही लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। 2 पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक हमारे पास सेचुरेटेड होता है, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक हमारे पास अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम लोग एल्केन कहते हैं, एल्केन। ठीक है, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जैसे लाइक दैट CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, 1 उसके हिसाब से आता रहेगा बेटा। तो सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं, और अनसेचुरेटेड जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और
ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, 2 कम करते चले जाते हैं CnH2n हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा CnH2n -2, 2 और कम कर देंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन एंड क्लोज चेन में रखते हैं, मतलब एलिफेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स में। उसको फर्दर डिवाइड किया गया सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। सेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिनको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। यहाँ पर हम लोग n बराबर 1 वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है जैसे C2H4 हुआ, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है C2H2। तो यहाँ पर अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, बॉन्डिंग सभी को आती है, और C2H4 का बनाएंगे तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट हटा दें, क्लियर हो गया। चलिए, स्पेस कम है तो हटाकर ही चलना पड़ेगा बेटा। अब हमारे पास जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन को भी हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया। एक हमारे पास होमोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक, और दूसरा हमारे पास हो गया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम टाइप का होता है, तो होमोसाइक्लिक वो होते हैं कि जो रिंग फॉर्म हो वो कार्बन से ही बनी हो। जैसे कार्बन कार्बन यहाँ पर ये हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, या बेंजीन हो गया, मान लो सभी क्या हो बेटा, कार्बन एटम ही हों। ठीक है, तो जब रिंग केवल कार्बन एटम से बनी होती है उसको हम लोग होमोसाइक्लिक कहते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी है। जैसे थायोफिन हमने लिया तो इसमें सल्फ़र आ गया, या फ्यूरान ले लिया, ठीक है, तो फ्यूरान में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, प्रीडीन ले लिया तो प्रीडीन में नाइट्रोजन आ गया। तो इस टाइप के ये जो हमारे कंपाउंड होते हैं इनको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि दूसरे एटम भी आ जाते हैं बेटा। ठीक है, अब हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक, तो होमोसाइक्लिक को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, एक हमारे पास होता है एलिसाइक्लिक, और एक हमारे पास होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक, ऐसे ही फिर से इसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में करेंगे। एक हमारे पास हो जाएगा एलिसाइक्लिक, और एक हमारे पास हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब साइकिल होगी, बट एरोमेटिक एक अलग टेंडेंसी होती है, अलग कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो जैसे ये है, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हकेल रूल फॉलो होता है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 4n+2 पाई फॉलो होना चाहिए, sp/sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। तो ये कई सारी टेंडेंसी होती हैं एरोमेटिसिटी के लिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होती हैं। ठीक है, पर अभी हम लोग उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक बेंजीनाइड, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक के साथ साथ क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक भी होंगे और बेंजीन रिंग होगी बेटा। और एक होगा जो एरोमेटिक तो होगा लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी, नॉन बेंजोनाइड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन बेंजोनाइड बोलेंगे। ऐसे ही एलिसाइक्लिक को फर्दर हम लोग जो है, ठीक है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं। एक तो मोनोसाइक्लिक मतलब रिंग बनी होगी लेकिन एक ही रिंग होगी, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, लाइक दैट, साइक्लोहेक्सेन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, एक हमारे पास आएगा बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो में भी क्या होता है कि 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक नॉर्मल बाईसाइक्लो होता है, एक नॉर्मल बाईसाइक्लो, एक फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। नॉर्मल बाईसाइक्लो ऐसा होता है, देखिए बाईसाइक्लो उनको बोलते हैं जिसमें कम से कम 2 रिंग 2 कार्बन से अटैच रहती हैं बेटा। ठीक है, 2 कार्बन से, एक ये रिंग है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है,
साइक्लो मतलब रिंग साइकिल में है और जितने कार्बन एटम होते हैं उसके हिसाब से। यहाँ पर 1 2 3 साइक्लो है, मतलब रिंग जुड़ी हुई है बेटा, एटम आपस में जुड़े हुए हैं, रिंग फॉर्म कर रहे हैं बेटा, और 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोपेन बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इसी हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, 4 है तो बेटा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास क्या है, 2 रिंग जुड़ रही है बेटा। तो अगर उसमें रिंग्स में जहाँ दोनों रिंग जुड़ती हैं 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो उसको हम लोग बाईसाइक्लो बोलते हैं। तो बाईसाइक्लो में 2 केस हैं, एक हमारे पास क्या हो, नॉर्मल हो। नॉर्मल मतलब जो हमारे पास जहाँ पे ये रिंग जुड़ती हैं उस ब्रिज, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रिज, ठीक है, जहाँ पे जुड़ती है उसको बोलते हैं ब्रिज। तो अगर ब्रिज में जो ब्रिज है उसमें भी कहीं कोई कार्बन एटम आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बाईसाइक्लो। और अगर कार्बन एटम नहीं आया और 2 साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की प्रॉपर्टीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है। हम लोग आगे अभी सीखेंगे कि नॉर्मल बाईसाइक्लो और फ्यूज्ड बाईसाइक्लो की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो में, ठीक है। और एक हमारे पास स्पायरो आ जाएगा, ठीक है, स्पायरो। तो स्पायरो किससे बोलते हैं, जिसमें 2 रिंग आपस में ऐड तो होती हैं, जुड़ती तो हैं, लेकिन वो एक ही कार्बन से बेटा। बाईसाइक्लो में 2 कार्बन होते हैं बेटा कॉमन, जबकि स्पायरो में 1 कार्बन क्या होता है, 2 रिंग्स के बीच में कॉमन होता है, ठीक है। हम लोग पॉलीसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। पॉलीसाइक्लिक जब बहुत सारी रिंग्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक। जैसे मैं एक क्यूब की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्यूब में क्या है बेटा, खूब सारी रिंग्स प्रेजेंट हैं, आप देखेंगे इसमें खूब सारी रिंग प्रेजेंट हैं। तो खूब सारी रिंग प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसाइक्लिक। कितनी सारी रिंग्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5, है ना। एक ये रिंग है हमारे पास 1 2, एक ये वाली रिंग है 3 और एक ये रिंग है 4, ठीक है, एक 5 और एक फ्रंट साइड में 6, ठीक है। सॉलिड स्टेट में खूब सीखते हैं कितनी फेसेस होती हैं, एक रूम के अंदर 6 फेसेस होती हैं। तो यहाँ पर 6 हमारे पास क्या हो जाएंगी, फेसेस आ जाएंगी और रिंग, साइक्लिक रिंग आ जाएंगी जो साइक्लोब्यूटेन के फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो ये एलिसाइक्लिक का फॉर्म हुआ। अब हम लोग बेंजोनाइट पे चलते हैं। तो जिसमें बेंजीन रिंग होती है उसको हम लोग बेंजीनाइट बोलते हैं, ठीक है, बेंजीनाइट। जैसे बेंजीन जैसी रिंग, एरोमेटिक हो, बेंजीन जैसी रिंग हो। अब सपोज कर लो हमने एक कंपाउंड छोटा सा ये लिया, ठीक है, चार्ज है इसके ऊपर, तो ये भी क्या है बेटा, ये एरोमेटिक है बट बेंजीन जैसा नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक बट नॉन बेंजीन। और होमोसाइक्लिक मतलब रिंग किससे बन रही है बेटा, कार्बन से बन रही हो। हेट्रोसाइक्लिक में अगर चलें एलिसाइक्लिक तो फर्दर उसी टाइप से आ जाएंगे। इसमें जैसे सपोज कर लो हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आ गया, THF, ठीक है, THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक भी है, एरोमेटिक नहीं है। जैसे हमने लिया हेट्रोसाइक्लिक बट एरोमेटिक हो, जैसे थायोफिन, तो बेटा ये एरोमेटिक होता है। आगे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फ्यूरान ले लिया तो ये भी क्या हमारे पास एरोमेटिक है। प्रेडीन ले लिया हमने तो वो भी हमारे पास एरोमेटिक है। और एरोमेटिक में भी कैसे एरोमेटिक है बेटा, एरोमेटिक में भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जब दूसरे एटम बेटा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन, ऐसे हम लोग नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन, कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाइड करते हैं। ये ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं कि हाँ कंपाउंड इस टाइप से हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे।